सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के आज 8वें अध्याय में किसान, जमींदार और राज्य के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंदर अपन 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य जो मुगल शासन के दौरान जो मुगल राजस्व व्यवस्था, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल काल के दौरान जो ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था, वहाँ के जो किस प्रकार से मतलब वहाँ की जो पूरा का पूरा शासन संचालन होता था, उसके बारे में हम आज के अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि वहाँ की जो मुगल काल के दौरान आय की मुख्य साधन क्या थे, ग्रामीण और शहरी परिवेश क्या थे, मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, और साथ में हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि इस दौरान वहाँ की जो वित्त व्यवस्था है वो कैसे कैसे आगे मतलब किन किन भागों में बटी हुई थी, कैसे कैसे उनका संचालन होता था। तो मूल रूप से किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, 16वीं और 17वीं शताब्दी दोनों को हम इंकित करेंगे। 16वीं शताब्दी का मतलब है कि मूल रूप से 1501 से लेकर के और 1600 के अंतिम चरणों के मध्य का जो भी इस समय में उस जो भी मुख्य महत्वपूर्ण परिवर्तन आए मुगल काल के अंदर, और जो भी चीजें क्योंकि लगभग 15वीं शताब्दी के अंदर मुगल साम्राज्य है वो सल्तनत काल है उसका पतन होता है, और 16वीं शताब्दी के अंदर मुगल काल की स्थापना होती है। और उसी मुगल काल के अंदर क्या क्या चीजों के अंदर प्रशासनिक ढांचे में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में, आदि सब चीजों में कैसे कैसे और क्या क्या परिवर्तन आया, विशेष उस पर ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे। ग्रामीण भारत, मूल रूप से ग्रामीण भारत था क्योंकि ज्यादातर जनसंख्या वो गांव में रहती थी, तो इस वजह से एक पूरा का पूरा भारत है वो अधिकतर लगभग 85% जनता है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी। 16वीं 17वीं सदी में हिंदुस्तान की लगभग 85% आबादी है वो गांव में रहती थी, 85% के आसपास। और जब गांव में रहती है तो उनकी जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है वो क्या है, कृषि, खेतीहर, भूमिहर, संभ्रांत, कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे अधिकांश चीजें। मूल रूप से सारे के सारे जो कृषि है उनका मूल व्यवसाय था, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी गांव की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, पूर्ण रूप से कृषि प्लस पशुपालन। पशुपालन, इन दोनों चीजों के ऊपर ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो इस पे डिपेंड रहती है। इसमें सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने कि इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में किस किस प्रकार सहयोग हुआ, कैसे कैसे इस अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों के अंदर कैसे कैसे इनका संघर्ष चला। क्योंकि यहां पर जाहिर सी बात है, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, मूल आधार अर्थव्यवस्था राजस्व है वो ग्रामीण कृषि क्षेत्र से ली जा रही है, तो जब ये चीजें ली जा रही हैं तो वहां के जो जमींदार और किसानों के मध्य कैसे संबंध थे, कैसे उनके मध्य संघर्ष की स्थितियां हुई, वो जानेंगे। मुगल राज्य में अपनी आमदनी का जो बड़ा हिस्सा है वो कृषि उत्पादन से उगाता था, मतलब राजस्व का जो बड़ा हिस्सा था वो पूरा का पूरा किससे, अधिकांश किससे करता था, राजस्व कृषि उत्पादों से। राज्य के नुमाइंदे मतलब जमींदार या सामंत बोल सकते हैं, या राज्य के द्वारा जो निर्धारित होते थे, जो भी राजस्व निर्धारित करने वाले अधिकारी होते थे, वसूली करने वाले होते थे, हिसाब रखने वाले होते थे, वो ग्रामीण समाज पर काबू रखते थे। कहने का मतलब जो राज्य के द्वारा जो नुमाइंदे होते थे वो कौन होते थे, प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी मतलब इस समय में जो भी प्रशासन के अंदर नियुक्त कर दिए गए थे, सूबे में सूबेदार, परगने के अंदर आमिल गुजार, इस तरह से वो राजस्व निर्धारण करने वाले, मतलब राजस्व का जो पूरा निर्धारण है वो कौन करते थे। इस समय जो वित्त विभाग देखता था उसका पद है वो दीवान का पद होता था। और वसूली करने वाले, जो वसूली करने वाले मूलतः कौन होते थे, ये होते थे जमींदार। तो ये उन समय में, और हिसाब रखने वाले साथ में वित्त का जो भी हिसाब रखते थे, ग्रामीण समाज पर पूर्ण रूप से काबू रखते थे। वहां की जो व्यापार की गतिविधियां हैं, वहां मुद्रा, बाजार आदि सब चीजें हैं, वो खेती करने वाली चीजें हैं, वो शहरी इलाकों तक मतलब प्रवेश कर चुकी थी। गांव का जो जुड़ाव है वो शहरों तक पहुंच चुका था लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी मुगल काल के दौरान। किसान और कृषि उत्पाद, किसान की स्थिति कैसी थी और कृषि के उत्पाद कौन कौन से थे।
खेतीहर समाज की जो बुनियाद थी वो गांव खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई थी कि गांव है, गांव में सबसे छोटी इकाई गांव माना जाता था। मुगल जो प्रशासन है वो मूल रूप से, जैसे मुगल का अपन सबसे ऊपर देखें तो मुगल का साम्राज्य, साम्राज्य मतलब पूरा का पूरा जो मुगल का साम्राज्य है वो विभाजित था किसमें? सूबों में। और सूबे विभाजित थे किसमें? परगनों में। और परगने विभाजित थे किसमें? गांव में। और गांव क्या है? सबसे छोटी इकाई हो गई। गांव सबसे छोटी इकाई हो गई। तो इस प्रकार गांव है वो मूल रूप से बुनियादी इकाई होता था गांव। ऊपर से किसान है वो साल भर जुताई, बुआई और कटाई आदि चीजें करते थे। साथ में किसान है वो अन्य व्यापारिक गतिविधियां जैसे शक्कर मतलब चीनी वगैरह निकालने वाली चीजें और तेल जैसे उत्पादन है वो भी कृषि आधारित वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे। भौगोलिक विविधता कि यहां का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, पूरा भारत है विभिन्न प्रकार के भूभौतिक प्रदेशों से समाहित है। तो इसमें यहां पर जो भौगोलिक विविधता है वो मैदानी इलाकों के साथ में तो खेती की जाती थी ग्रामीण भारत में, उसके साथ साथ में सूखी जमीन, पहाड़ी इलाके, जंगलों से घिरे हुए विशाल भूखंड जहां उपजाऊ जमीन जैसी खेती संभव नहीं थी, कि दूर दराज जो पहाड़ी हैं, बिल्कुल पठारी भूभाग है, बिल्कुल सूखा हुआ क्षेत्र है, जंगली भूभाग है, वहां पर कृषि बहुत ज्यादा नहीं होती थी। कृषि समाज की बात करते समय हमारे को इन भौगोलिक विविधताओं का ध्यान रखना जरूरी है। भूमि की कमी नहीं थी मुगल काल के दौरान, क्योंकि जो मुगल काल के दौरान जो जनसंख्या थी वो लगभग 20 करोड़ के आसपास संभवतः मानी जाती है उस अवधि के दौरान। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, तो उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में जमीन थी उपजाऊ। लेकिन दूर दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर विशाल भूखंड, जंगल, उपजाऊ आदि सब चीजें हैं वो संभवतः सब जगह समानता नहीं मिलती है। स्रोतों की तलाश करें तो आईने अकबरी है, अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी, जिसमें अकबर का जो दरबारी कवि था, अकबर के जो दरबारी कवि था नौरत्न में शामिल था। ये अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, अबुल फजल, फैजी सरहिंदी, उसके बाद में ये बीरबल, इस तरह से मतलब 9 उनके दरबारी कवि माने जाते हैं। उनमें अबुल फजल का नाम है जिसने आईनी अकबरी लिखा। आईने अकबरी क्या है? अकबरनामा का तीसरा भाग है। अकबरनामा एक बड़ा ग्रंथ है जो 5 भागों में वर्णित है, उसमें से जो तीसरा भाग है उसमें आईने अकबरी है। और इस आईने अकबरी में क्या है? वित्त व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तार से विवरण किया हुआ है। तो इसमें इसने बताने का प्रयत्न किया है कि ये जो आईने अकबरी में जो लिखा है उसमें उद्देश्य क्या था कि अकबर के जो साम्राज्य है उसका एक खाका पेश करना, कि पूर्ण रूप से कि अकबर का जो साम्राज्य है उसका मूलतः आधार क्या है, कुल आमदनी कितनी है, कितना क्षेत्र है, राजस्व में कितना आता है। क्योंकि अकबर ने क्या है मूल रूप से भूमि माप की प्रक्रिया शुरू की थी, भूमि को मपवाया था इसने अपने शासनकाल के दौरान। तो एक वो निकालना था कि कितना राजस्व इसको भूमि से आता है। जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाए रखता था, साथ ही सत्ता के जो उच्च गलियारों का एक अलग नजरिया था, कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक मतलब आइन का यह उद्देश्य था कि कैसे भू राजस्व की व्यवस्था है वो पूरे साम्राज्य में कैसे जुड़ी हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं। अन्य स्रोतों के अंदर हम देखेंगे कि गुजरात का, महाराष्ट्र का और राजस्थान के विभिन्न दस्तावेज हमारे को मिले हैं, और साथ में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख भी मिले हैं। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो मारवाड़ रे प्रगना री विगत नामक ग्रंथ मिलता है राजस्थान का। मारवाड़ री परगना री विगत, मुणोत नैन्सी ने लिखा था। ये मुणोत नैन्सी, मारवाड़ का गजेटियर भी बोला जाता है इसको, राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर भी बोला जाता है इसको, गजेटियर भी कहा जाता है। और मूल रूप से मुणोत नैन्सी हैं, उनको मतलब मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा जाता है।
मुहूर्त नैन्सी को। तो इन्होंने क्या है कि पूरे के पूरे जो मारवाड़ क्षेत्र है उसका पूरी की पूरी वित्त व्यवस्था को बताने का प्रयत्न किया है। साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने भी इस समय में अनेक प्रकार के इसके दस्तावेज मिलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से संबंधित एक 5वीं रिपोर्ट मिलती है। 5वीं रिपोर्ट जो तत्कालीन संसद में वहां पर पेश हुई थी और वहां के राजस्व व्यवस्था के बारे में पूरा प्रयत्न इसमें बताने का प्रयत्न किया गया कि 5वीं रिपोर्ट के अंदर की जमींदार और किसान किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के जो राजस्व इकाई है उनको किस प्रकार से मतलब राजस्व कलेक्ट करते थे, साथ में भूमियां हैं या वो नीलामियां कैसे होती थी, आदि सब चीजों के बारे में। तो इन सब चीजों तथ्यों को देख करके जो कि ये अभिलेख हैं किसान, जमींदार और राज्य के बीच के झगड़ों को दर्ज करने का प्रयत्न किया गया है। इसके अंदर यह बताया गया कि कैसे कैसे राज्य हैं उनके बीच में और किसानों के और जमींदारों के मध्य किस प्रकार उनके संघर्ष चलता रहता था। कि जहां जमींदार है वो ये सोचता था, क्योंकि जमींदार क्या था, राजस्व कलेक्ट करने वाला एक राज्य के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता था, तो उसका सीधा संबंध सीधा जमींदार किसानों से पड़ता था। तो किसान है वो मूल रूप से राजा को नहीं जानते थे, वो जमींदार को ही जानते थे। तो जमींदार उनसे राजस्व अतिरिक्त भी मतलब वसूल कर लेता था। उस क्षेत्र की अच्छी जमीनें हैं उन पर भी कब्जा कर लेता था। तो कहने का मतलब एक प्रकार का शोषण का मुख्य साधन तो जमींदार ही था, लेकिन यह भी माना गया है कि तत्कालिक जो जनता है वो जमींदार के प्रति एक अच्छा भाव भी रखती थी। जब कभी कभी जमींदार और राजा के मध्य अगर कोई संघर्ष होता था तो आम जनता है वो जमींदार का साथ देती थी, क्योंकि आम जनता तो राजा को जानती नहीं है। अब वो राजस्व कलेक्ट करता है तो वही उनके लिए सबसे बड़ा राजा होता था, तो ज्यादातर उन्हीं का संबंध इससे ये माना जाता है। किसान और उनकी जमीन, किसान किस प्रकार से और उनकी जमीनों पर उसकी मलकियत कैसी थी। किसानों के प्रकार 17वीं सदी के स्रोत में 2 किस्म के किसानों की चर्चा की गई है। एक तो कौन है, खुद कास्त, जो अपने ही गांव में रहकर खेती करते हैं। दूसरा पाही कास्त, जो दूसरे गांव के ठेके पर खेती करने आते थे। खुद कास्त का मतलब है जिसकी स्वयं की जमीन होती थी, स्वयं का गांव, और उस गांव में स्वयं की जमीन होती थी। स्वयं की जमीन पर खेती करना, पर कृषि करना, इसको बोलते हैं खुद कास्त, मतलब खुद ही कास्त कर रहा है अपना। दूसरा क्या हो गया, पाही कास्त। पाही कास्त का मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्या है, जो किसान होता है उसकी खुद की जमीन नहीं होती। ऐसे किसान भी थे उस समय, क्योंकि सब किसानों के पास जमीन नहीं थी। ऐसे किसान जिसकी स्वयं की जमीन नहीं है, स्वयं की जमीन नहीं है, वह अन्य गांव से अन्य गांव में कृषि करने जाता है, कृषि करता है। अब अन्य गांव में कृषि करेगा तो कैसे करेगा वो, या तो कृषि किराए पर लेकर के करेगा या बटाई पर लेकर के करेगा, दूसरे के गांव में जाकर के करेगा, खुद की जमीन नहीं है। तो जो किसान है वो एक प्रकार से किसान ना होकर के मजदूर की हैसियत से काम करता था। तो ऐसे किसान भी देखे जाते हैं। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है, बाबर का जो ग्रंथ है आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान में जो बस्तियां हैं वो एक लम्हे में वीरान भी हो जाती हैं और बस भी जाती हैं, कि यहाँ की जो मूल बस्तियां हैं वो अचानक वीरान हो जाती हैं और अचानक किसी भी जगह के ऊपर तत्काल आबादी भी बन जाती है। इसका क्या समझे आप कि मूल रूप से यहाँ की जो मलकियत, जमीनों की मलकियत है वो मूल रूप से कुछ ही लोगों के पास थी जमीनें। तो अगर राजस्व राजा के द्वारा अधिक राजस्व कर लगा दिया गया और वो राजस्व कर वो दे नहीं पाए किसान, तो वो क्या है अपनी जमीनें छोड़ करके भाग जाते थे जंगलों की तरफ। तो जंगलों की तरफ छोड़ के भाग जाते थे, तो ऐसे हिंदुस्तान की बस्तियां वीरान हो जाती थी और अचानक ऐसी बस्तियां बस जाती थी कि जहां व्यवस्था है, जमींदारी प्रथा वगैरह थोड़ी सामान्य है, वहां पर यह बसने की स्थिति होती थी। जमीन की मिल्कियत का मतलब क्या है, मालिकाना हक। मालिकाना हक किसका होता था वो बताने का प्रयत्न किया है कि उत्तर भारत में औसत किसान के पास 1 जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा शायद ही होता था, कि उत्तर भारत के जो किसान हैं उनके पास बैल होता था और हल होता था, सामान्य सी जमीन होती थी, कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता था।
गुजरात में 6 एकड़ वाले को समर्थ माना जाता था। जिसके पास 6 एकड़ जमीन है गुजरात में, वो क्या है, समर्थ व्यक्ति माना जाता था। बंगाल में 10 एकड़ वाला है, वो अमीर माना जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर काम करती थी। व्यक्तिगत मिल्कियत का मतलब है किसान की खेती है, वो उसकी स्वयं की है और उसे वो जमीन को कभी भी खरीदी और बेची जा सकती थी। मतलब वो आदमी जिसकी खुद की जमीन है, उसका मालिकाना हक खुद का है, वो उसको बेच और खरीद भी सकता था। तो इसलिए क्या है, व्यक्तिगत मिल्कियत पर आधारित थी। सिंचाई, मुगल काल के अंदर सिंचाई और तकनीकी और फसलों की भरमार कैसे कैसे हुई, यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि सिंचाई के जो साधन है उसमें रहट, बाल्टी से और नहरों से। रहट क्या है, जब आप लोगों ने देखा होगा कि प्राचीन समय में एक ऐसा यंत्र है, वो एक गोल चक्कर के ऊपर एक विभिन्न प्रकार के मतलब छोटे छोटे बर्तन या मतलब एक छोटे छोटे वो रहट टाइप के बांध दिए जाते हैं और एक तरफ बैल चलता रहता है और बैल चलते समय वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ आता है, नीचे से पानी भर करके और निरंतर पानी गिरता रहता है, तो वो रहट है। उसके बाद में बाल्टियों से कृषि की जाती थी भाई, कुएं से। संभवतः अपन अभी भी आज से शायद 20 से 25-30 साल पहले भी ये प्रणाली अभी भी अपन मान सकते हैं कि संभवतः ये देखने को मिलती थी। और नहरों की व्यवस्था, नहरें बना दी गई थी इनके समय में। शाहजहां, मुगल काल की बात कर रहे हैं, अगर सल्तनत काल की बात करें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक बनता है, उसने 5 बड़ी नहरें बनवाई थी। तो इससे पहले तो नहरें इस समय काफी प्रचलन में थी, लेकिन हम 16वीं-17वीं शताब्दी की बात करें तो शाहजहां के काल में पंजाब के अंदर शाह नहर बनवाई। तो यह कहने का मतलब एक सिंचाई के बारे में ये साधन मान सकते हैं। नई फसलें, जहां मक्का और अफ्रीका व स्पेन के रास्ते अनेक प्रकार की नई फसलें आई, जिसमें हम टमाटर, आलू, मिर्च आदि, अनानास, पपीता, ये सब चीजें हैं। जब हमारे व्यापारी रेशम मार्ग में जाते थे, हमारे जो व्यापारी रेशम मार्ग क्या है, हमारे यहां का रेशम है वो ऊपर चीन होता हुआ, अरब क्षेत्र से होता हुआ यूरोप, फिर अफ्रीका आदि देशों के अंदर विस्तृत था। तो जिस मार्गों से हमारा रेशम जाता था, व्यापारिक गठबंधन जुड़ा हुआ था, व्यापार जुड़ा हुआ था, उन्हीं मार्गों से अनेक प्रकार की, जैसे मक्का की फसल है वो अफ्रीका और स्पेन, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता ये डच और जो पुर्तगाली है वो लेकर के आए। इस प्रकार तंबाकू है वो 1604 के अंदर के आसपास भारत में पहुंचा। चाय वगैरह पीने का और ये सारा का सारा चलन है, ये ब्रिटिश साम्राज्य काल के दौरान मतलब अनेक प्रकार के जो नए खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ है वो भारत के रास्ते आए। साथ में अनेक प्रकार की बीमारियां भी आई उस समय में, व्यापार के साथ साथ में। फसलों की विविधता, कि फसल कितनी होती थी। आगरा में, क्योंकि आगरा राजधानी थी मुगल काल की, तो आगरा के अंदर 39 और कुछ मुगल सम्राटों की राजधानी दिल्ली, जैसे शाहजहां की दिल्ली राजधानी थी। तो जो राजधानी क्षेत्र है, क्योंकि जो आईने अकबरी में हमारे को विवरण मिलता है, इसमें यह माना गया है कि संभवतः आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों का ही वर्णन किया है, पूरे मुगल क्षेत्र का वर्णन उसमें नहीं किया गया। तो यह उसकी कमी भी मानी जाती है कि हम उसके अंदर यह देखते हैं कि मुगल काल का पूरा खाका पेश हो रहा है, लेकिन वो पूरा खाका नहीं है, क्योंकि वो आगरा, दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहा। तो जहां आगरा में 39 फसलें हैं, दिल्ली में 43 किस्म की फसलें, बंगाल में एकमात्र जो चावल है उसकी अकेले की 50 किस्में, और फसलें हैं वो मूल रूप से खरीफ और रबी। जहां दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो 43 थी, इसमें 17 फसलें हैं वो तो रबी की हैं, और 26 फसलें हैं वो किसकी हैं, खरीफ की। तो इस प्रकार से मतलब अपन ये देख सकते हैं कि कुल 43 फसलें दिल्ली में अकेले। तो अनेक प्रकार की फसलों की विविधता भी अपन जान सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ी, 200 वर्षों में करीब 33% बढ़ोतरी हुई। तो आबादी में भी बहुत अपार वृद्धि मानी जाती है इस समय अवधि के दौरान। तो आबादी जैसे जैसे बढ़ी, कृषि का क्षेत्र बढ़ा, ग्रामीण परिवेश बढ़ा, मूल आधार ग्रामीण ही था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र बढ़ा, उपजाऊ क्षेत्र भी बढ़ा। साथ में राज्य के द्वारा विशेष प्रकार के प्रयोजन भी किए जाते थे जमीनें बढ़ाने के लिए, जहां वो अग्रहार जैसी जमीनें, मतलब भूदान जैसी चीजें
साथ में ब्राह्मणों पुरोहितों को दान मुक्त भूमि और एक समय के बाद उसमें मतलब राजस्व लागू कर दिया जाता था, प्रेरित किया जाता था, इस तरह की चीजें। ग्रामीण समुदाय की संरचना और संगठन, ग्रामीण किस प्रकार से मतलब जुड़ा हुआ था, कैसा उनका संगठन हुआ करता था। किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। किसान की जो खुद की जमीन थी उसका क्या है, वो मालिक खुद होता था, उसका मालिक किसान खुद होता था, मालिक होता था, मिल्कियत होती थी। लेकिन वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा भी थे कि व्यक्तिगत मिल्कियत तो होती थी लेकिन ग्राम का प्रशासन है वो ग्रामीण समुदाय से चलता था। और ग्रामीण समुदाय का मतलब है कि जो गांव का जो पंचायतें बनती थी, साथ में गांव का जो मुकद्दम उसका जो कार्य करता था, मतलब ग्राम प्रशासन का मुकद्दम खुद या चौधरी जिसको सरपंच बोलते हैं, वो मतलब उससे भी जुड़ा हुआ मामला होता था इनका। इस समय में तीन प्रमुख ग्रामीण के तीन प्रमुख घटक होते थे। कौन कौन से? खेतीहर किसान की, एक तो सामान्य किसान जो खेती करता है, उत्पादन की बुनियादी इकाई कि वही करता है पूरी की पूरी उत्पादन वगैरह, गांव का पूरा उत्पादन की पहली इकाई है वो। जाति और सामाजिक जो स्थिति है उसके आधार पर विभिन्न समूह में विभाजित है। एक ही गांव में विभिन्न जाति होंगी और जब ये जाति होंगी, इन जातियों की व्यक्तिगत पंचायतें भी होती थी, इनकी व्यक्तिगत पंचायतें भी होती थी, इनकी जाति विशेष की खुद की पंचायतें होती थी। जाति विशेष के जो भी निर्णय लिए जाते थे, इसमें जातियों के निर्णय लिए जाते थे। कोई भी जाति है उसमें जातीय मतलब जो संघर्ष हैं उनके निर्णय लिए जाते थे, जातीय संघर्ष के निर्णय लिए जाते थे, के निर्णय लिए जाते थे इनमें। दूसरा क्या था? पंचायत। गांव में बुजुर्गों का जमावड़ा, मतलब बुजुर्गों की एक वर्द लोगों की सभा थी, ये वृद्ध लोगों की सभा क्या थी? ये पंचायत। और ये क्या है? सरपंच का चुनाव करती थी या मुखिया का चुनाव करती थी। मूल रूप से अपन ये बोल सकते कि मुखिया का चुनाव करना इसकी जिम्मेदारी थी। मुखिया का चुनाव, मुखिया को हटा भी सकती थी, को हटाने का अधिकार भी था, हटाने का अधिकार भी था। कहने का मतलब ये पावरफुल थी पूरी की पूरी। विभिन्न प्रकार के जो विवाद हैं उनका निपटारा और सामाजिक नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया जाता था पंचायत के द्वारा। विभिन्न प्रकार के, जैसे यहां पे निपटारा, विभिन्न प्रकार के जो विवाद हैं, विवाद कौन से? मतलब दीवानी मामले, दीवानी मामले मतलब कोई छोटे झगड़े, जमीनी झगड़े, कोई छोटा जाति विशेष का आपसी, तो छोटे झगड़ों का निपटारा भी करते थे ये, छोटे झगड़ों का निपटारा करते थे ये। तो इस तरह के मतलब कहने का मतलब गांव की पंचायतें हैं वो ऐसे प्रभावी होती थी। और जब तक वृद्धजनों का विश्वास प्राप्त होता था, गांव का जो मुखिया है, गांव का जो सरपंच है, खुद है, जो भी ये मुखिया होता था, ये पद पर बना रहता था। जैसे ही इसने भरोसा खोया, इसको पद से हटा दिया जाता था। मुखिया, ये मुखिया पंचायत का सरदार, गांव की आमदनी का खर्च, आमदनी व खर्च का हिसाब रखता था। मूल रूप से गांव की पूरी जो आमदनी होती थी और जो खर्चा होता था उसका हिसाब रखता था। जमींदार से मंजूरी लेकर काम करता था। अब ये क्या है? जमींदार होता था वो मूल रूप से अनेक गांव उसके अधीन में आते थे। कभी कभी तो एक एक जमींदार के 400-400 गांव अपने अधीन में आते थे। और गांव का जो मुखिया होता था, जिसको खुद चौधरी, मुकद्दम आदि बोला जाता था, वो सारे काम है जमींदार की। क्योंकि जमींदार क्या हो गया? एक प्रकार का प्रशासनिक तंत्र हो गया, मतलब राज्य के द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो गया जो गांव की राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है। और मूल रूप से जो ये गांव पंचायतें होती थी या गांव होता था, कोई भी गांव क्या था, ये मूल रूप से क्या होता था? स्वायत्त होता था पूरा। राज्य इसमें ज्यादा मतलब राज्य क्या करता था? इसमें बहुत ज्यादा मतलब हस्तक्षेप नहीं करता था।
लेकिन पंचायत के सारे काम में जमींदार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। दूसरा, इस मुखिया की एक बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि कोई जातीय विभेदता ना हो और गांव का आचरण नियम आदि सब चीजें बनी रहें। साथ में विवाह जैसी चीजें जातीय बंधनों को पार करके कोई विवाह ना हो। सामाजिक संस्कार हैं, व्यवहार हैं, आदर्श हैं, वो गांव में बने रहें, ये जिम्मेदारी इस मुखिया की होती थी। तो ये सारे के सारे नियम हैं, इसके आधार पर ग्रामीण समाज है वो पूरा का पूरा इसमें बंधा हुआ होता था। जातीय और ग्रामीण माहौल, गांव के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियां रहती थी और उसका ग्रामीण क्षेत्र में क्या जाति आधारित विभाजन, जाति की वजह से खेतीहर किसान है कई समूह में बढ़ जाते थे। जाति मूल रूप से ही हमारे परंपरागत भारत का एक अच्छा हिस्सा रहा है। उत्तर वैदिक काल में मूल रूप से ये वैदिक विभाजन के आधार पर यह अस्तित्व में आई। जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था बनी, वर्ण व्यवस्था में जो लोग सम्मानित नहीं हो पाए, जो लोग नए मिले, उनका विभाजन जातीय आधार पर कर दिया गया। और जातीय आधार समाज का पूरा एक खंडात्मक विभाजन है, समाज को तोड़ता है, एक प्रकार से समाज के विभिन्न टुकड़े करता है जातीय आधार पर। क्योंकि हम जिस जाति विशेष के होते हैं, हमारी स्वामी भक्ति संबंधित जाति की तरफ ज्यादा झुकाव होता है हमारा। तो इस प्रकार से ये जो भी खेतीहर किसान थे, ये कई समूह में बटे हुए थे और नीच समझे जाने वाले कामों में लगे लोग गरीब रहने के लिए मजबूर थे। क्योंकि जिनकी जातियां, क्योंकि तत्कालीन मुगल समाज में या परंपरागत समाज में संसाधनों के ऊपर बड़े वर्ण व्यवस्था या बड़ी जातियों का ही ज्यादा जमावड़ा था। छोटी जाति विशेष के पास संसाधन कम थे। संसाधन मतलब भूमि वगैरह कम थी, क्योंकि पूरे आय का जो साधन है वो भूमि था, कृषि था, तो वो भूमि उनके पास कम थी। तो इस आधार पर वो गरीब रहने के लिए मजबूर थे। तत्कालीन समय में मुसलमान समाज में भी ऐसे भेदभाव थे जिसमें वहां के हलाल खोर है वो गांव की हदों से बाहर रहते थे। जैसे हमारे प्राचीन भारत में हमने पढ़ा है कि प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार के जो तत्कालीन समय के जो नीचे समझे जाने वाली जात है, जिनको चांडाल बोला जाता था, गांव से बाहर रहते थे। तो उसी प्रकार जो मुसलमान समाज है, इसमें भी जो हलाल खोर होते थे उनको गांव से बाहर रखा जाता था। जैसे परंपरागत भारत में, परंपरागत भारतीय समाज में चांडालों को गांव से बाहर अलग बस्ती में रहना पड़ता था। अलग बस्ती में निवास। गांव में जब आते थे तो उनको लोहे के बर्तन बजा करके अपनी उपस्थिति देनी पड़ती थी कि कोई आ रहे हैं चंडाल। उनकी छाया भर के छूने भर से मतलब ये चीजें मानी जाती थी कि दूषित हो जाएगा, अशुद्धता हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने तत्कालीन समाज के अंदर देखा था। हमने सामाजिक गतिशीलता कि समाज है वो परिवर्तन या गति कैसे किया उसने, कि मध्यम जातियों में जाति और गरीबी का सीधा रिश्ता नहीं था, क्योंकि पशुपालन और बागबानी के मुनाफे में अहीर, गुजर, माली आदि जातियां हैं वो सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी अपने कार्यों से। कि जहां पर अहीर, गुजर और माली जिन्होंने पशुपालन और जो बागबानी है आदि कार्य करके क्या है अपनी जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है उनको मजबूत किया और अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति को मजबूत किया और समाज के उच्च तबके में ऊपर उठ करके आ गई। और वहां तत्कालीन समाज में राजपूत और जाट हैं वो भी मूलतः किसान थे, किसान भी थे। ऐसे भी विवरण है कि जाट तो मूलतः किसान का ही काम किया है और राजपूत समाज है वो भी अधिकांश मतलब उस समय में भी जाट थे। कब? मुगल काल के समय में। तो ये माना जाता है इस समय में पंचायतें, मुखिया और ग्रामीण दस्तकार। पंचायतें मतलब पंचायतों का गठन कैसा था तत्कालिक समाज में? प्रत्येक जाति की अपनी अलग पंचायत होती थी, प्रत्येक गांव की एक अलग पंचायत होती थी। और जो पंचायत होती थी वो वृद्धजनों की सभा होती थी, गांव के मुखिया का चुनाव करती थी। जब तक उसका मतलब सहमति है तब तक वो मुखिया पद पर बना रहता था। जब पंचायत को लगता था, गांव के वृद्ध मुख्य लोगों को लगता था
कि ये जो गांव का मुखिया है वो अब योग्य नहीं है या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसका अपना समर्थन वापस ले लेते थे, तत्काल वो हट जाता था। ऐसी चीजें होती थी। जुर्माना लगाना, कि गांव में किसी के ऊपर भी जुर्माना लगाना, समुदाय से निष्कासित, मतलब जात बिरादरी से बाहर निकालने का, जिसको अपन बोलते हैं ना निष्कासित करने का, मतलब जात बाहर कर दिया, तो जात या बिरादरी से उसको बाहर, जात बिरादरी से बाहर। अमूमन यह बोला जाता है कि हुक्का पानी बंद कर दिया, मतलब उसके साथ कोई भी व्यक्ति रिश्ता नहीं रखेगा, उसके घर कोई भी नहीं जाएगा। ये तात्कालिक फैसले हैं वो उस समय की जो पंचायतें हैं वो लेती थी। अत्यधिक करके मांगों पर समझौते का सुझाव देती थी। जब एक जमींदार किसी गांव के अंदर काश्तकारों के ऊपर राजस्व कर बढ़ा देता था तो पंचायतें फैसला लेती थी और उनके बीच का एक रास्ता निकालने का प्रयत्न करती थी। वो ये सोचती थी कि इस समय में कि भाई जो, क्योंकि जमींदार है वो राज्य का एक प्रशासनिक अधिकारी है, राज्य के द्वारा नियुक्त है, और गांव है वो खुद अपने आप में स्वायत्त है, ग्राम पंचायत और गांव का मुखिया। तो फिर क्या है, ये बीच का सा एक रास्ता निकालने का सुझाव देती थी। जहां समझौता न हो वहां पर किसान गांव छोड़कर भाग जाते थे। यह भी एक प्रभावी हथियार था, क्योंकि मैंने बोला कि इस समय में व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी जमीनें, लेकिन राजस्व बहुत ज्यादा होता था, और मुगल काल की जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि आधारित राजस्व ही था। और जब जमींदार के द्वारा बहुत ज्यादा राजस्व लगा दिया जाता था, उसके विरोध स्वरूप वहां के किसान है वो अपनी जमीन और अपना क्षेत्र छोड़ करके वहां से भाग जाते थे दूर दूर जंगलों में। और यह भी एक विरोध का बड़ा हथियार था कि अब वो भाग गए, जमीन उन्होंने छोड़ दी, और जमीन छोड़ने के बाद अब जिस जमीन के ऊपर कोई काश्तकारी नहीं हुई है तो इसका मतलब राजस्व घटेगा। तो यह भी एक विरोध का तरीका था कि भैया आपने राजस्व हमारे ऊपर इतना ज्यादा कर रखा है कि हम पूरे वर्ष भर काम करने के बाद भी राजस्व ही पूरा नहीं हो पाता, फिर हमारा खुद का लालन पालन है वो कैसे होगा। तो इस तरह की चीजें होती थी। ग्रामीण दस्तकार, कि ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे व्यक्तिगत मतलब जो शिल्पकार थे, अपने अपने जाति विशेष के कामों में लगे हुए थे, उनकी व्यवस्था कैसी थी। जैसे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सुनार, ये सब गांव के लोगों को सेवाएं देते थे। इनके पास कोई जमीनें नहीं होती थी, भूमिहीन होते थे। ये उक्त जो जितने भी हैं ये पूरे के पूरे क्या हैं, भूमिहीन होते थे। सारे क्या होते थे, भूमिहीन होते थे। इनके पास कोई जमीनें नहीं होती थी। ये गांव के लोगों को अपनी सेवाएं देते थे। कुम्हार है जैसे वो मटका बना देगा, लोहार है वो कृषि औजार वगैरह, बढ़ई वगैरह हैं वो इस तरह के जो भी कोई का लकड़ी वगैरह से संबंधित है, नाई, सुनार आदि ये सारे शिल्पकार हैं। वो प्रत्येक जो गांव के किसान वगैरह होते थे, जो समृद्ध परिवारों से संबंधित होते थे, उनको सेवाएं देते थे, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करते थे। और उसके बदले में जो ये जमींदार होते थे या जो किसान होते थे, वो फसल का एक हिस्सा या जमीन का एक टुकड़ा आदि चीजें दे देते थे उनको। या तो उनको फसल का हिस्सा दे देते थे, ये वर्ष भर इनकी सेवाएं देते थे, और उसके बदले में जैसे ही फसल कटती थी तो ये कुम्हार, बढ़ई या जो ये शिल्पकार, लोहार, ये उनके खेत में आते थे और उसके बदले में उनको अनाज दे दिया जाता था। ये वर्तमान समय भी आज से 10 से 15 साल पहले भी हमारे राजस्थान में देखने को मिलता था कि जब संबंधित कोई जो गांव के जो कुम्हार वगैरह होते हैं, वो उनके जो कुम्हार परिवारों के पूरे गांव बटे हुए थे कि इस परिवार इस गांव के अंदर कुम्हार का काम करेगा, मटके वगैरह देगा, वो दीपावली के ऊपर दीपक, मटके आदि सब चीजें देता था। उसके बदले में उस गांव के जो परिवार जुड़े हुए होते थे वो सारे उसको बदले में अनाज देते थे। तो वस्तु विनिमय पद्धति आधारित थी तात्कालिक समय में, नगद व्यवस्था नहीं थी। तो ये एक प्रकार का जुड़ा हुआ था। महाराष्ट्र में ये जो जमीनें हैं वो मीरस या वतन कहलाती थी। मतलब क्या, और कभी कभी ये जो मीरस और वतन जमीनें होती थी ये वंशानुगत भी बन जाती थी, आगे जाकर के वंशानुगत बन जाती थी। क्योंकि वंशानुगत कैसे, भाई ये जमीनें दे दी जाती थी, जमीन का टुकड़ा दे दिया, परमानेंट ही उनको, और एक लंबे समय तक जमीनें करते करते वो उनको खुद की उनके ऊपर उनका मतलब एक अधिकार हो जाता था। और ये अधिकार होने के बाद जब उनका कुम्हार का बेटा है वो आगे जाकर के वो भी वही सेवाएं देगा संबंधित परिवार को, तो वो फिर ये जो वतन और मीरस जमीन है ये उनकी वंशानुगत हो जाती थी, इसी के ऊपर वो काम करते थे। तो ये चीजें। गांव में मुद्रा, फ्रांसीसी यात्री
तेवेनियर ने लिखा है कि भारत में बहुत छोटे गांव में भी सर्राफ मुद्रा विनिमय करता होते थे। नगद के रिश्ते गांव में गहरे बैठ चुके थे। कहने का मतलब सर्राफ, सर्राफ का मतलब क्या है? सोने और आभूषण के काम करने वाला, सोने आभूषण का काम करने वाला सर्राफ होता है। आभूषण, बाजार या दुकान, ये क्या है? सर्राफ कहलाती है। तो ये बोले हैं, ये फ्रांसीसी जो यात्री है तेवनियर, बताया है कि भाई सर्राफ है वो भारत के छोटे छोटे गांव में भी अवेलेबल थे, मौजूद थे वहां पे, और वहां पर अपनी सोने और आभूषण की सेवाएं देते थे, और इसके बदले में साथ में ये मुद्रा का काम भी करते थे। मुद्रा, साथ में ये सोना चांदी, सोना चांदी, आभूषण आदि सब चीजें क्या है, तत्कालीन गांव के अंदर एक अच्छी स्थितियां थी। और ये सारे के सारे बड़े बड़े परिवारों से परंपरागत रूप से बंधे हुए थे कि ये जो सर्राफ है वो पूरे के पूरे 1, 2 गांव, 3 गांव आदि जगह के ऊपर अपनी सेवाएं देते थे, और इनकी स्थितियां बहुत ही मतलब गहरी थी। उन्हीं से ये काम कराया जाता था। मुगल काल के दौरान कृषि समाज में महिलाएं की मुख्य व्यवसाय कृषि, और उनमें महिलाओं की जो स्थिति है वो कैसी थी? तो मुगल काल में श्रम में जो इनकी भागीदारी है, जो श्रम शक्ति है, इसके अंदर महिलाओं की भागीदारी महिलाएं और मर्द, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर के काम करते थे खेतों में। जहां पुरुष है वो जुताई, मर्द है वो जुताई करता था, तो महिलाएं हैं वो बुनाई, बुआई, निराई, कटाई, दाना निकालना, इन सब कामों में उसका प्रॉपर सहयोग देती थी। तो महिलाएं हैं वो मूल रूप से घरेलू गृहस्थ जीवन ही नहीं, साथ में कृषि के कार्यों में भी निरंतर इनकी भागीदारी पूर्ण होती थी। सूत काटना, मिट्टी गूंथना, कढ़ाई, दस्तकारी, ये महिलाओं के श्रम पर निर्भर था कि सूत काटना, कपास जैसे कोई भी जो भी तात्कालिक समय में कपड़े बनाए जाते थे, इस तरह की चीजें, मिट्टी गूंथना मतलब कुम्हार जैसे काम, जो मिट्टी गूंथ करके, और मतलब जो भी मटके वगैरह, ईंटें वगैरह आदि सब चीजें, तो इन सब में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत अच्छी थी, बराबर थी। सामाजिक स्थिति, श्रम पर निर्भर समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता था। श्रम को आधार मान करके कि श्रम शक्ति में महिलाएं हैं वो महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर, कि उनकी जिम्मेदारी वो महत्वपूर्ण थी। कई ग्रामीण समुदायों में दुल्हन की कीमत दी जाती थी, दहेज नहीं। उस समय में क्या है, महिलाएं मूल रूप से जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो काफी कम माना जाता है। मुगल काल के दौरान कम होने का मूल कारण क्या था कि महिलाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, जैसे कुपोषण का शिकार, या अधिक बच्चा पैदा करने की वजह से उनके शारीरिक विकृताएं आ जाती थी, कमजोरियां आ जाती थी, या जो प्रसव क्रिया के दौरान अधिकांश महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी चिकित्सीय अभाव में। तो उस समय में यह माना जाता था कि महिलाओं की कमी थी, तो महिलाओं को दुल्हन की कीमत, मतलब दुल्हन जो शादी के लिए महिलाओं को पैसे देकर के भी शादी करने वाली स्थितियां थी, उसके परिवार को पैसे देकर के शादी करने की स्थितियां थी। तत्कालीन समय में तलाकशुदा और विधवा महिलाएं हैं, उनको कानूनन पुनर्विवाह करने का अधिकार था। तो यह अच्छी स्थिति अपने को इंगित होती है कि मुगल प्रशासन या मुगल काल के दौरान 16वीं 17वीं शताब्दी में तलाकशुदा और पुनर्विवाह करने वाली जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, वो पुनर्विवाह करने में स्वतंत्र थी। तो ये महिलाओं को एक अच्छी स्थिति को इंगित करता है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों प्रकार की महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार हैं वो मिलती थी, कि इनको जो भी अपनी संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में हिस्सा इनको मिलता था। तो ये मान सकते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों की समानता का एक आधार मान सकते हैं हम इस तात्कालिक इस समय अवधि के दौरान। जंगल और कबीले, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि दूर दराज गांवों के अंदर, और बहुत सा भारत का ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिस क्षेत्र के अंदर मूल रूप से मतलब उस समय में जंगल या मुख्य भूमि से जो दूर था, पठारीय भूमि आदि, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से हैं वो जंगलों से घिरे हुए थे। जैसे अपन देखें झारखंड,
पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी घाट, लगभग 40% क्षेत्र है वो जंगलों से घिरा हुआ था। 40% क्षेत्र तात्कालिक समय में, जो मूलतः झारखंड, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, उसके बाद में मध्य भारत का क्षेत्र, पश्चिमी घाट, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वनों से और जंगलों से पूरा घिरा हुआ था। कृषि के न्यूनतम चीजें होती थी यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्र नहीं था। कृषि के संसाधन और जो भी उस समय के औजार हैं वो बिल्कुल मतलब इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे कि एक अच्छी सी कृषि वगैरह की जा सके। जंगलवासियों की जो जीवन शैली थी, जैसे भील, कबीले मौसम के अनुसार जंगल में उत्पाद, मछली पकड़ना, खेती और शिकार आदि चीजें करते थे। लगातार गतिशीलता इनकी खासियत हुआ करती थी। भीलों के बारे में बताने का प्रयत्न किया है कि इनके जो भी कबीले थे वो मौसम के अनुसार काम करते थे। जंगल के उत्पाद हैं वो भी बिक्री करते थे, वो भी पर्याप्त करते थे। समय समय पर कृषि, समय के ऊपर शिकार करना और समय समय के ऊपर इन्होंने क्या है अनेक प्रकार का अन्य व्यवसाय भी अपना रखे थे। सामाजिक गतिशीलता है वो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ में राज्य और जंगल, राज्य के लिए जंगल उलटफेर वाला था। उलटफेर वाला कैसे हो गया उलटफेर वाला इलाका? क्योंकि बाबर ने लिखा है, बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा कि जंगल एक रक्षा कवच था जिसके पीछे लोग विद्रोह कर जाते थे और मुकर जाते थे। मतलब विद्रोही लोग हैं वो अपना विद्रोह करके और जंगलों में जाकर के छिप जाते थे। जैसे पहले भी 2-3 स्लाइड से पहले भी हमने देखने का प्रयत्न किया कि लोग कृषि का विरोध कर देते थे। जब राजस्व बहुत ज्यादा हो जाता था तो लोग अपनी कृषि है वो छोड़ करके जंगलों में भाग जाते थे और विरोध करने का एक महत्वपूर्ण यह प्रदर्शन भी माना गया है। व्यापार और बदलाव, समय के साथ में विभिन्न प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां हैं जो जंगलों के आधार पर थी, जैसे शहद, मधुमोम, लौक जैसे चूड़ी वगैरह बनाने के लिए, हाथी दांत वगैरह, जंगल उत्पादों की भारी मांग थी। कुछ कबीले भारत में अफगानिस्तान के जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब के लोहानी कबीला। तो ये विभिन्न प्रकार के इन्होंने अफगानिस्तान के क्षेत्र का और साथ में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का बताया कि जो जंगल के निवासी जो जंगलों में दूरस्थ रहते थे वो अपनी आजीविका कैसे करते थे और उनकी भूमिका क्या थी मुगल काल के दौरान। तो अधिकांश जो 40% भूमि है वो जंगलों से ढकी हुई थी। जंगलों में घुसपैठ और कबीलाई राज्य, शिकार अभियान की राजा है और राजनीति। कहने का मतलब राजा है वो समय समय के ऊपर अपने राज्य क्षेत्र में शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था राज्य क्षेत्र के अंदर। तो वो क्या करता था कि मुगल राजनीतिक विचारधाराओं में शिकार अभियान है वो राज्य के गहरे सरोकार का लक्षण था। इसमें क्या करता था कि बादशाह है, कोई भी राजा है, वो साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और लोगों की समस्याएं सुनता था। शिकारों का आयोजन किया जाता था तात्कालिक समय में राजाओं के द्वारा और वो अपने राज्य क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में शिकार के उद्देश्य से जाते थे। मनोरंजन का काम भी हो जाता था उनका। साथ में जो दूर क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उन लोगों की समस्याओं के बारे में भी जानने का प्रयत्न करते थे। तो राजा जिसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, उसका मुख्य कार्य यह होता है कि प्रत्येक प्रजा है वो उसके राज्य क्षेत्र में सुखी रह रही है कि नहीं रह रही और विभिन्न प्रकार के कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो शिकार भी इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, जिसमें एक राजा है वो विभिन्न क्षेत्रों में शिकार करने जाता था और वहां पर ये चीजें देखता था। कबीलाई से राजतंत्र की ओर, कई कबीलों के सरदार हैं कालांतर में जमींदार बन गए और फिर उसके बाद वो राजा भी बन गए, क्योंकि कबीले दूरस्थ क्षेत्रों में रहते थे, जंगलों के क्षेत्रों में रहते थे, उनके पास एक पर्याप्त संसाधन होते थे, जनता उनकी अपनी एक निर्धारित जनसंख्या होती थी। तो ये क्या है धीरे धीरे जमींदार बन गए, जो मूल रूप से मुख्य भूमि के क्षेत्र के जमींदारों को देख करके सीख करके, और कई राजाओं ने भी इनको प्रोत्साहित किया। कई राजाओं ने भी इनके सरदार हैं उनको प्रोत्साहित किया कि आप हमारे मतलब जो राज्य क्षेत्र के साथ जुड़े और राज्य क्षेत्र की सेवाएं दें और आपको एक अच्छा पद और प्रतिष्ठा दी जाएगी। तो ये जो सरदार होते थे ये मूल रूप से कभी कभी तो जमींदार बन गए और फिर कोई कोई आगे जाकर के राजा भी बन गए। सिंध की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार, 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में
अहोम राजा, अहोम भी असम को ही बोला जाता है, तो अहोम जो राजा हैं उन्हीं के नाम पर असम पड़ा। कि जो पायक होते थे, जो पैदल सैनिक होते थे, जो पैदल चलने वाले सैनिक होते थे, पैदल दस्ता होता था, पायक बोला जाता था, जो जमीन के बदले सैनिक सेवा देते थे। कि पायक जो असम के अंदर एक ऐसा समुदाय होता था जिनको पायक पैदल सेना बोला जाता था, उनके बदले में राज्य उनको क्या है, जमीन देता था, और वो उसके बदले राज्य को सैनिक सेवा देता था। और उस जमीन है उसके ऊपर कोई राजस्व लागू नहीं होता था, क्योंकि उसके बदले वो सैनिक सेवा दे रहा है। 16वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों पर अपना कब्जा जमाया, यह उदाहरण मिलता है। तो राजतंत्र की ओर जो जमींदार राजा बने, इस तरह की चीजें मिलती हैं। घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, ये सारा विवरण इस समय में मिलता है। जमींदार ग्रामीण समाज का शीर्ष जमींदार है, वो मूल रूप से गांव के समाज का बड़ा शीर्ष और प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था, क्योंकि सीधा गांव से जुड़ाव होता था। जमींदारों की शक्ति का स्रोत कि उसकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन होती थी, जिसकी भी खुद की मिल्कियत होती थी, मतलब उसके खुद के वो क्या होते थे, उस जमीन के मालिक होते थे। राज्य की ओर से कर वसूली का इनको अधिकार होता था, क्योंकि राज्य की ओर से जमींदार हैं वो नियुक्त किए जाते थे राज्य के द्वारा, और ये उस क्षेत्र में जिन जिन क्षेत्रों में इनको नियुक्त किया है उन क्षेत्रों में राजस्व कलेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी होती थी। और एक एक जमींदार के नीचे कभी कभी तो गांवों की संख्या 200, 300, 400 तक पहुंच जाती थी। अपने इनके खुद के स्वयं के किले होते थे, स्वयं की सैनिक टुकड़ियां होती थी। आईने अकबरी में लिखा हुआ है, अबुल फजल की आईने अकबरी है, कि जमींदारों की मिली जुली, मुगल काल में जो सभी जमींदार जितने भी हैं उनकी मिली जुली कुल जो सैनिक है उसमें 3,84,558 तो उनके पास घुड़सवार थे, और 42,77,057 पैदल सैनिक थे, और 1863 हाथी थे, और 4,260 तोपें थी, जो जमींदारों की सेनाओं में हुआ करते थे। ये शाही सेना की बात नहीं कर रहे, ये जमींदारों की सेनाओं का कुल संख्या है। तो ये मान सकते हैं कि जमींदार हैं उस समय काफी समर्थ थे, और कभी कभी ये जो जमींदार है इतने ज्यादा समर्थ हो गए कि इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे ही अगर किसी जो शाही राजा है उसकी उदासीनता को देखा और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ऐसे विवरण भी मिलते हैं। जमींदारी का विस्तार, नई जमीनें बसाकर अधिकारों का हस्तांतरण से, राज्य के आदेश से या खरीद करके राजपूतों और तत्कालीन समय में जाटों ने उत्तर भारत में बड़ी जमीनों पर नियंत्रण पुख्ता कर लिया। मुगल काल के दौरान विभिन्न प्रकार की जो जमींदारें हैं उसके ऊपर ऐसी जमीनें जिनका कोई भी मतलब किसी भी मतलब जमीनें मूल रूप से खालसा भूमि हुआ करती थी, या तो व्यक्तिगत मिल्कियत हुआ करती थी, किसी का मालिकाना हक स्वयं का होता था, और जो जमीन ऐसे ही है उसको खालिसा भूमि बोला जाता था, वो मुगल शाही जमीन होती थी। तो ऐसी जमीन जो जमींदारी क्षेत्र में होती थी, उस जमीन के ऊपर जमींदार क्या करता था, लोगों को बसा देता था और उस जमीनों को डेवलप कर लेता था, मतलब उनका विकास कर देता था, उन जमीनों को मतलब काश्तकारी योग्य बना लेता था, और इस आधार पर फिर 2-3 साल 4 साल के बाद उसमें राजस्व उगाही कर लेता था। तो ऐसे करके वो राजस्व बढ़ाने की स्थिति भी करता था इस समय में। और फिर ये जिन जिन क्षेत्रों में अच्छी जमीनें थी वहां पर तत्कालीन समय में राजपूत और जाटों के द्वारा बड़ी बड़ी जमीनों के ऊपर खुद का एक हक स्थापित कर लिया गया। जमींदारों का किसानों के साथ रिश्ता, जमींदार शोषण करने वाला तबका था, क्योंकि जमींदार सीधा सा राजस्व इकट्ठा करता था, और राज्य के द्वारा संभवतः जो राजस्व लगाया जाता था उससे जमींदार थोड़ा ज्यादा ही लेता था, क्योंकि कोई भी सूचना के या कोई भी ऐसे सोर्स नहीं थे कि कितना राजस्व निर्धारित किया गया और कितना राजस्व वास्तविक प्राप्त किया गया है। तो जमींदार अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो राज्य द्वारा निर्धारित जो राजस्व होता था संभवतः उससे ज्यादा ही लेता था, और जब वो राजस्व इतना ज्यादा ले लेता था तो जाहिर सी बात है वहां का जो आम किसान है वो उस जमींदारी व्यवस्था से ज्यादा सा खुश नहीं था, क्योंकि ज्यादा राजस्व देना पड़ता था उसको। लेकिन किसानों से उसका रिश्ता है वो पारस्परिक और संरक्षण की पुट पर भी था, क्योंकि जब भी कोई किसान को अगर कोई आवश्यकता होती थी तो भी उसका सहयोग भी जमींदारी करता था,
और जहां एक सामान्य किसान को राजा से सीधा सा संबंध नहीं होता था, उसने कभी राजा को देखा ही नहीं, कभी राजा के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो उनका तो सीधा राजा जमींदार ही हुआ करता था और विपरीत परिस्थितियों में जमींदार उनका सहयोग भी करता था। इसकी वजह से आम किसान के लिए तो जो जमींदार था वो राजा के बराबरी था। 17वीं सदी में कृषि विद्रोहों में जब किसानों और अक्सर राज्य के खिलाफ जमींदारों का साथ दिया, मतलब 17वीं शताब्दी में अनेक ऐसे विद्रोह हुए जिसमें आम किसानों ने राजा और जमींदारों के मध्य अगर कोई विभिन्न प्रकार के संघर्ष वगैरह हुए, उसमें आम जनता ने जमींदारों का साथ दिया, न कि राजा का साथ दिया। तो इससे यह पता चलता है कि जमींदारों का और किसानों का संबंध अच्छा था। जहां जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, उसके बाद में भी किसान है वो जमींदार के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। तो यह वर्णन हमें इससे पता चलता है। भू राजस्व प्रणालियां, मुगल काल के दौरान भू राजस्व की विभिन्न प्रकार की, क्योंकि मुगल जो साम्राज्य है उसकी आर्थिक बुनियाद था भू राजस्व। भूमि से जो प्राप्त राजस्व है वो मुगल काल का पूरा आर्थिक आधार था, मतलब आय का मुख्य स्रोत था। राजस्व प्रणाली दो चरणों में थे, एक तो कर निर्धारित करना, दूसरा वास्तविक वसूली। कर निर्धारण को जमा और वास्तविक वसूली को हासिल कहा जाता था। भूमि का वर्गीकरण किया गया। मैंने बताया कि अकबर ने भूमि की पैमाइश करवाई और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारित किया। साथ में भूमि का अनेक प्रकार के भागों में भी बांटा कि सबसे उपजाऊ भूमि कौन सी है, बंजर भूमि कौन सी है और किस भूमि पे कितना कर लेना चाहिए। तो यह भी काम किया उन्होंने। मूल रूप से भूमि का वर्गीकरण, भूमि को 4 भागों में बांटा, पोलज, प्रोती, चचर और बंजर। जहां पोलज भूमि है वो हर साल जिसकी जुताई की जाती थी, हर साल फसल ली जाती थी, कभी कभी वर्ष में 2 फसलें भी ली जाती थी। परोती भूमि है वो कुछ समय खाली होती थी, मान लो एक सीजन में फसल ले ली, एक सीजन खाली छोड़ दिया, ताकि उसकी उपजाऊता है, उपजाऊ जो उर्वरकता है वो बनी रहे। तीसरी क्या थी? चचर भूमि, जो 3 या 4 साल खाली छोड़ करके फिर 5वीं साल या चौथी साल उसके अंदर उपज की जाती थी। साथ में बंजर भूमि ऐसी होती थी जो 5 या इससे अधिक साल तक बेकार पड़ी रहती थी, या संभवतः अधिकांश कृषि नहीं होती थी इसमें। तो ऐसे करके उस समय में जो जमीन है वो 4 भागों में बांटी गई थी। राजस्व का जो निर्धारण है वो कणकूत प्रणाली, बटाई प्रणाली 2 भागों में किया जाता था। कणकूत प्रणाली का मतलब क्या है? कण का मतलब हो गया अनाज, कण का मतलब अनाज हो गया, और कूत का मतलब अंदाजा। इसमें क्या होता था कि कणकूत प्रणाली के अंदर अनाज का एक अंदाजा लगा लिया जाता था और अंदाजे के आधार पर उसकी बटाई कर दी जाती थी कि इतना हिस्सा, भाई इकट्ठा एक ढेर पड़ा है अनाज का, तो उसमें यह कर दिया जाता था कि 2 हिस्सों में बांट दो इसको, या 3 हिस्सों में बांट दो। तो वो एक आरडीए के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से। साथ में बटाई के अंदर खेत बटाई, लांग बटाई और एक होती थी रास बटाई। तो खेत बटाई के अंदर क्या है? पूरा का पूरा खेत है, उसका विभाजन कर दिया जाता था कि भाई ये खेत है, ये इतना तो राजस्व के लिए है और इतना किसान का हिस्सा है इसमें। तो जब बिजाई करते थे तो वो जितना खेत का हिस्सा बांट दिया जाता था, वो उतनी जो उसमें से जो फसल निकलेगी वो राज्य को चली जाएगी, जमींदार को चली जाएगी और बाकी फसल उसके पास चली जाएगी। लांग बटाई, खड़ी फसल की बटाई। लांग बटाई का मतलब है जब फसल खड़ी है, खड़ी फसल की बटाई कर दी जाती थी। और एक अन्य प्रक्रिया होती थी जिसको अपन बोलते थे रास बटाई। रास बटाई का मतलब होता था जब अनाज का ढेर पड़ा हुआ है, जब हमने अनाज निकाल लिया और उसका ढेर कर दिया है, उसमें से उसकी बटाई कर दी जाती थी। तो एक प्रकार से कणकूत की तरह ही था। तो रास बटाई, ये अनाज की बटाई, अनाज निकालने के बाद। तो मुगल काल के अंदर इस प्रकार मतलब
जो राजस्व निर्धारण होता था। एक होती थी मनसबदारी व्यवस्था, शीर्ष पर सैनिक और नौकरशाही तंत्र। मनसबदारी का मतलब होता है, मनसबदार का मतलब होता है, मनसबदार का होता है, ये मूल रूप से अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष शुरू किया था मनसबदारी व्यवस्था। और मनसबदारी व्यवस्था के अंदर क्या होता है, एक तो होता है जात और एक होता है सवार। जात का मतलब सैनिक से होता है और सैनिक का ओहदा निर्धारण होता है इससे, ओहदा मतलब उसका पद कौन सा है। और सवार से मतलब होता है, सवार का मतलब होता है घुड़सवार से, घुड़सवार से। तो मान लो मनसबदार है, सबसे छोटा मनसब है, सबसे छोटा मनसब 10 का होता है और सबसे बड़ा सबसे बड़ा 10,000 का, 10,000 का। फिर समय समय पर ये बदले भी गए कि सबसे छोटा तो 10 का ही रहा, लेकिन आगे जाकर के 10,000 वाले को जहांगीर ने 12,000 का कर दिया, तो वो बदले भी गए। मनसबदार का अर्थ होता है जात और सवार। जात का मतलब होता है सैनिक, और जैसे मान लो एक मनसबदार है, अगर वो 10 का मनसबदार है तो उसके पास मतलब 10 सैनिक हैं और घुड़सवार हैं। और घुड़सवार हैं वो एक अस्पा, सी अस्पा, दी अस्पा, निम्न अस्पा, ऐसे भागों में बांटे गए थे उनको। निम्न अस्पा का मतलब है 2 सैनिकों के बीच में एक घोड़ा। एक अस्पा का मतलब है 1 सैनिक और 1 घोड़ा। द्यु अस्पा का मतलब है 1 सैनिक और 2 घोड़ा। और सिंह अस्पा का मतलब है 1 सैनिक और 3 घोड़ा। मतलब जमींदार, अगर मान लो एक जमींदार है, अगर उसने 1,000 सैनिक है उसके पास और अगर 3,000 घोड़े हैं, तो इसका मतलब उसकी सेना किस प्रकार की है, सिंह अस्पा प्रकार की है। और अगर 1,000 सैनिक और 2,000 घोड़े हैं, वो क्या है, दू अस्पा की स्थिति में है। घोड़े मतलब अगर सैनिकों से डबल है तो द्यू अस्पा हो जाएगा, सैनिकों से ट्रिपल है तो 3 अस्पा हो जाएगा। और घोड़े डबल या ट्रिपल क्यों रखे जाते थे, क्योंकि सैनिक अनेक प्रकार के होते थे मुगल काल के अंदर। अहदी मतलब मूल रूप से जो राजा के द्वारा भर्ती किए जाते थे। तो कुछ सैनिक ऐसे होते थे जिनको सीधा सैनिक के तौर पर भर्ती किया जाता था। और मनसबदार के आधार पर क्या है, जब मान लो पूरी सेना का गठन हो गया तो उसमें यह पता चलता था कि इस पूरी सेना में कितने पैदल सैनिक हैं, कितने घुड़सवार हैं। और घोड़े के ऊपर भी तत्कालीन समय में दाग प्रणाली लागू की गई। सैनिकों का हुलिया नोट किया जाने लगा, ताकि घोड़ा अगर कोई मान लो साथ में वेतन उनका दिया जाता था, क्योंकि सैनिक और उसके घोड़े के अनुरूप उनको वेतन दिया जाता था। तो ऐसा नहीं हो कि कोई एक आदमी घोड़ा तो दिखाए मजबूत सा, लेकिन युद्ध में कमजोर लेकर के आ जाए, तो यह भी देखा जाता था। तो आदि अनेक प्रकार की जो प्रणालियां हैं। चांदी का बहाव, वैश्विक व्यापार और मुगल अर्थव्यवस्था। मुगल काल के दौरान जो विश्व के साथ व्यापारिक गतिविधियां कैसी थी और मुगल अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता था। वैश्विक व्यापार का नेटवर्क मुगल, मिंग यानी चीन में, सफावी यानी ईरान में, ओटोमन यानी तुर्की आदि साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से भूमध्य सागर तक व्यापार का जाल बिछाया, जिसको सिल्क रूट बोलते हैं, रेशम मार्ग, सिल्क रूट बोलते हैं। नई दुनिया खुलने से भारत के समुद्र पार व्यापार में भारी विस्तार हुआ। क्यों हुआ कि 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। कुस्तुनतुनिया भूमध्य सागर क्षेत्र के अंदर है का पतन कैसे हो गया, इसके ऊपर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। और जब तुर्कों का आधिपत्य हो गया तो इन्होंने क्या कर दिया, रेशम मार्ग को बंद कर दिया। सिल्क रूट जो हमारे भारत से चीन होता हुआ ऊपर अरब सागर, मध्य भूमध्य से
सागर से, भूमध्य सागर से होता हुआ और ऊपर यूरोप और अफ्रीका तक जो हमारा व्यापारिक समृद्ध मार्ग था, जो प्राचीन समय से चला रहा है, मौर्य काल के समय से ही, तो वो पूरा का पूरा बंद हो गया 1453 में। और इसके बंद होने से बड़ा प्रभाव यूरोप को पड़ा, क्योंकि भारत तो इस समय में लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति में था, लेकिन यूरोप को बहुत सी चीजें हमारे यहां से जाती थी। और इसी के बंद होने के परिणाम स्वरूप ही हम लोग देखते हैं कि उपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज और अनेक प्रकार के यूरोपीय देश हैं, वो विभिन्न प्रकार की साहसिक यात्राओं पर निकले और वो भारत जैसी, भारत, अमेरिका, मेडागास्कर द्वीप, उसके बाद जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि जो क्षेत्र हैं, उनकी खोज, मतलब इनके अंदर निकलना शुरू किया, व्यापारिक गतिविधियां करना शुरू किया, अल्टरनेट दूसरा मार्ग ढूंढा उन्होंने। तो कहने का मतलब इसी समय में क्या हुआ कि व्यापार का जो एक नई दुनिया खुलने से भारत समुद्र पार व्यापार का भारी विस्तार हुआ, क्योंकि इसी समय 16वीं 17वीं शताब्दी, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर स्पेन, अंग्रेज, फिर उसके बाद फ्रांसीस, फिर स्पेनिश, फिर स्वीडिश आदि अनेक प्रकार के जो अंग्रेज व्यापारी जो कंपनियां हैं वो भारत में आई। चांदी का आगमन, भारत से निर्यात के भुगतान में एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई, कि भारत के जो समृद्ध एक मतलब अच्छे प्रतिष्ठित जो हमारे मतलब उत्पाद थे, जो चीजें थी, उनके बदले में वहां से चांदी हमारे पास आई। भारत में चांदी के प्राकृतिक संसाधन कम थे, इसलिए यह आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। इटली के एक यात्री हैं जोवानी कारेरी, उन्होंने कहा है 1690 में कि दुनिया की सोना चांदी आखिरकार हिंदुस्तान पहुंच ही जाता था, कि दुनिया भर का सोना चांदी है वो हिंदुस्तान में पहुंच ही जाता था। किसने कहा? ये इटली के एक यात्री हैं जोवानी करेरी ने। और एक बर्नियर का भी कथन आता है इसमें। बर्नियर फ्रांस के रहने वाले हैं, उन्होंने भी कहा था कि दुनिया का सोना घूम फिरकर, दुनिया का सोना घूम फिरकर भारत में दफन हो जाता है, दफन हो जाता है। तो यह भी माना जाता है उस समय का। तो कहने का मतलब आदि सब चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है इस समय की, चांदी है वगैरह। और यही जो इतनी चांदी, और साथ में जैसे जोवानी कारेरी, साथ में जैसे फ्रांसवा बर्नियर आदि लोगों ने जब इस तरह के कोटेशन लिखे और ऐसी चीजें लिखी, तब जाके यूरोपीय शक्तियों को पता चला कि भारत में बहुत ज्यादा समृद्धता है। और इसी के परिणाम स्वरूप वो सारे के सारी शक्तियां हमारे को भारत की जैसे सोने की चिड़िया है उसके ऊपर सारे के सारे अपना अपना व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से यहां पर आ गए। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया मुगल साम्राज्य का एक साम्राज्य, एक अच्छा ग्रंथ। आईने अकबरी, अकबर के काल में उसका जो नवरत्न था या दरबारी कवि था अबुल फजल, 1598 में, सारे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। 5 संशोधनों के बाद में 5 बार संशोधित किया गया इसको। लिखा अकबरनामा की 3री जिल्द है ये। अकबरनामा है वो 5 जिल्दों में लिखा गया था। 5 जिल्द, जिल्द का मतलब अध्याय या भाग मान सकते हैं अपन, अध्याय या भाग मान सकते हैं। 5 भागों में लिखा गया था आईने अकबरी। कब लिखा गया? 1598 में। अकबर का शासनकाल कब माना जाता है? 1556 से लेकर के 1605 के मध्य। तो ये काफी समय के बाद में, लगभग 41 साल के बाद लिखा गया अकबर के शासनकाल के 42वें साल में। 5 भाग कौन कौन से हैं इसके? 5 जो दफ्तर यानी भाग, वो कौन कौन से हैं? पहले भाग का नाम है मंजिल आबादी,
जिसमें शाही खानदान के बारे में लिखा गया कि राजशाही जो घर है उसकी व्यवस्था कैसी थी, क्या है, उसके बारे में पूरा लिखा गया है, मुगल काल के बारे में। दूसरा भाग है जिसका सिपह आबादी नाम है, जिसमें सैनिक प्रशासन, नागरिक व्यवस्था, प्रशासन, नौकरशाही, जो भी तंत्र व्यवस्था है वो कैसी थी। और जो तीसरा भाग है इसका नाम है मुल्क आबादी, जिसमें वित्त और प्रांतों के बारे में लिखा गया है, वित्तीय व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि जो आईन अकबरी है ये कौन सा है, ये इसी तीसरे भाग का भाग है, आईन अकबरी, जिसमें मतलब वित्तीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और अगले चौथा और पांचवा भाग है, उसमें अगले दो भागों में, एक में सांस्कृतिक और धार्मिक आदि चीजें बताई गई कि मुगल काल में सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, मुगल काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक सहिष्णुता थी या नहीं थी, आम जनता का धर्म कैसा था, वो सारी चीजें। तो कहने का मतलब आईन अकबरी है वो अकबरनामा का भाग है। अकबरनामा की 5 जिल्दों में से तीसरा जिल्द है, ये तीसरा अध्याय है, 5 भागों में बटा हुआ उसका। तो इसमें अब इसकी सीमाएं क्या है, अब इसमें देखो सारी चीजें दी हुई हैं अकबर के, कि अकबर का शाही परिवार कैसा होगा, उसका राजनीतिक तंत्र कैसा होगा, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, नौकरशाही कैसे होंगे, सूबे प्रांत आदि का विभाजन कैसा होगा, सूबों में कौन सूबेदार होगा, प्रांतों में कौन प्रशासनिक अधिकारी होगा, कौन वित्तीय अधिकारी होगा, कौन मतलब गांव की जो प्रशासन है उसको सुधार मतलब काम करेगा, जमींदारी व्यवस्था कैसे होगी, राजस्व कौन करेगा, ये सारी की सारी चीजें किसमें दी हुई हैं, इसी 5 जिल्दों में दी हुई हैं। अब इसकी सीमाएं, अब जैसे मान लो आईन अकबरी मूल रूप से क्या करता है कि मुगल काल का पूरे की पूरी व्यवस्था का अकबरनामा, और अकबरनामा की जो आईन अकबरी है वो वित्तीय और राजस्व व्यवस्था का पूरा खाका प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है इस समय का। तो वो क्या बताता है कि इसको बनाने में जोड़ में गलतियां, सभी सूबों में एक समान आंकड़े नहीं, कीमतों व मजदूरी के आंकड़े मुख्यतः आगरा क्षेत्र से। तो कहने का मतलब यह दिखाने का तो प्रयत्न किया है कि मूल रूप से जो आईन अकबरी है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, यह संपूर्ण मुगल प्रशासन जो मूल रूप से लंबे भारत के 72 भारतीय क्षेत्र पे शासन था जिनका, उन्होंने पूरे क्षेत्र को लिया है। लेकिन वास्तविकता क्या थी इसकी कि ये आगरा के इर्द गिर्द ज्यादा से ज्यादा दिल्ली क्षेत्र तक ही सीमित था। यहीं तक की जो व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद में अबुल फजल ने इसको लिखा था। भले इसने 5 संशोधन किए, 5 संशोधनों के बाद में इसको प्रदर्शित किया, लेकिन फिर भी इसमें त्रुटियां बहुत ज्यादा हैं। पूरा खाकापन इसमें तैयार नहीं मान सकते। इसका महत्व क्या है, मध्यकालीन परंपराओं में से आगे जाकर के देश के लोग और उत्पादन का विस्तृत विवरण मिलता है। 17वीं सदी में मुहाने पर भारत के अध्ययन का संदर्भ बिंदु है। तो ये मान सकते हैं कि इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि तत्कालीन समय में जो भी ग्रंथ हमारे को लिखित में मिले हैं उसके आधार पर अपन ये मान सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, वहाँ की वित्तीय व्यवस्था कैसी थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, वहाँ का जो ग्रामीण प्रशासन कैसे चलता था, क्या मतलब पूरी की पूरी व्यवस्थाएं थी। तो ये एक आधार अपन मान सकते हैं इसको। मुगल साम्राज्य का मुख्य जो पड़ाव है या मूल रूप से इसका जो खाका है वो 1526 के अंदर जैसे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, बाबर ने सल्तनत कालीन लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को पानीपत में हरा करके और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोधी को मार ही दिया गया था पानीपत के अंदर, युद्ध में मरने वाला पहला मतलब सल्तनत कालीन राजा माना जाता है, तो युद्ध के अंदर इनको मार दिया गया था। 1556 से 1605 ये किसका है, अकबर का शासनकाल माना जाता है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अकबरनामा, आईन अकबरी यानी अकबरनामा का भाग, अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। तो अकबरनामा की रचना हुई 1628 से लेकर के और 1658 के बीच शाहजहां का काल था। इसमें शाह नहर के बारे में बताने का प्रयत्न किया कि पंजाब में शाह नहर का निर्माण करवाया। 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। इसमें 1665 में राजस्व सर्वेक्षण का विस्तृत निर्देश दिया था इन्होंने, क्योंकि सारा का सारा जो हम पढ़ रहे हैं ये मूल रूप से मुगल प्रशासन और वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्व व्यवस्थाओं को, तो उन्हीं को इंगित किया है। 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण, दिल्ली को लूटा गया, भारत पर आक्रमण किया। और 1857 के अंदर क्या हुई,
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता विद्रोह कह सकते हैं अपन। भारत का जो स्वतंत्रता प्रथम संग्राम है वो हुआ इस समय में। तो ये कुछ कालखंड थे इस पाठ से रिलेटेड। जो भी ये मूल रूप से मुगल प्रशासन के बारे में बताया गया, मुगल प्रशासन में कैसे कैसे व्यवस्थाएं हुई। मुगल प्रशासन का अधिकांश मतलब वित्तीय आधार या राजस्व व्यवस्था या ग्रामीण प्रशासन या मुगल का जो ऊपर से सूबे से लेकर के परगने, उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो गांव वगैरह और गांव का प्रशासन, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारों का ग्राम मुखिया के साथ में संबंध, मुखिया की जिम्मेदारी आदि सब चीजों को इस पाठ के अंदर अपन ने इंगित किया है। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो इसके नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसको देखें एक दो बार, और देखने के बाद में इसको क्या है अधिक से अधिक मतलब इसका जो लिखित नोट्स हैं उनको अपने हाथ से हैंड रिटन करें, हाथ से स्वयं बनाएं। परीक्षा की दृष्टि से लगभग 90% के आसपास अंक आप इससे हासिल कर लेंगे, और साथ में ये आपको आपकी जो समझ है उसको और विस्तृत करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। संदीप चौधरी जीएस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।